है भाई। नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम भारत की जनसंख्या संरचना का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या संरचना जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं को प्रकट करती है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन, आयु, लिंग, धार्मिक संरचना, जातीय संरचना का अध्ययन हम करते हैं। कल के वीडियो के अंतर्गत हमने आपको ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन के बारे में बताया, किस प्रकार से भारत की ग्रामीण नगरीय जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर हमने अध्ययन किया था। जनसंख्या संरचना का नेक्स्ट जो बिंदु हम अध्ययन करेंगे वो है बेटा लिंगानुपात। लिंगानुपात की जो डेफिनेशन है, किसी देश की कुल जनसंख्या में स्त्री पुरुषों का अनुपात। कोई देश या प्रदेश जिसमें निवास करने वाले पुरुषों और स्त्रियों की संख्या के मध्य का जो अंतर होता है उसे लिंगानुपात कहते हैं। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर निवास करने वाली स्त्रियों की संख्या क्या कहलाई? लिंगानुपात। लिंगानुपात भारत का लगातार घट रहा है। जनसंख्या के आंकड़ों से पता चलता है कि लिंगानुपात में गिरावट आ रही है। 1901 के अंतर्गत भारत का जो लिंगानुपात था वो था 972। काफी अधिक लिंगानुपात था, लेकिन इसके बाद लगातार घटा है। 1931 में घट करके ये 950 हो गया। कितना हुआ? 950। इसके बाद भी लगातार कमी आई है। इसके अंतर्गत 1951 में 948 था। कितना था भैया? 948। 19 सबसे कम जो लिंगानुपात रहा है वो रहा है 1991। 927। कितना रहा? भारत का सबसे कम लिंगानुपात कौन सी जनगणना में दर्ज किया गया? 1991 की जनगणना के अंतर्गत दर्ज हुआ है। इसके बाद की जो जनगणनाएं हुई हैं, 2 दशक हैं, 2001 और 2011, दोनों के अंतर्गत लिंगानुपात में पुनः वृद्धि हुई है। 2001 के अंतर्गत भारत का लिंगानुपात बढ़कर के 927 से हो गया 933। 2011 के अंतर्गत भारत का लिंगानुपात बढ़कर के हो गया 933 से 940। सुधार हो रहा है। फिर भी हम जब विश्व के औसत लिंगानुपात से तुलना करते हैं, भारत के लिंगानुपात की या विश्व के विकसित देशों से तुलना की जाती है, तो आज भी भारत का जो लिंगानुपात है विश्व के विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। अर्थात पुरुष ज़्यादा हैं भारत में और स्त्रियों की संख्या क्या है? कम है। इसके जो कारण माने जाते हैं, पुरुष प्रधान समाज, अंधविश्वास, पितृसत्तात्मक परिवार का होना, कन्या भ्रूण हत्या जैसे प्रमुख कारण हैं। आर्थिक शोषण है महिलाओं का, जिसकी वजह से महिलाओं की संख्या लगातार भारतीय समाज के अंतर्गत कम हुई है। क्या हुई बेटा? कम। विश्व का जो औसत लिंगानुपात है
वो बताया जाता है बेटा 984 और भारत का औसत लिंगानुपात है 2011 के अनुसार 940, तो काफी कम है। तो काफी कम लिंगानुपात देखने को मिलता है भारत का। अब इसमें महत्वपूर्ण चीज आती है, यदि राजस्थान का लिंगानुपात आपसे पूछ लिया जाए, जैसे 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो है बेटा 922। कितना है? 922। और 2011 की जनगणना के अनुसार 928 है। कितना मिलता है? भारत को यदि लिंगानुपात के आधार पर विभाजित आप कर रहे हैं, बांट रहे हैं, भारत को कितने भागों में बांट सकते हैं भारतीय राज्यों को लिंगानुपात के आधार पर, तो 2 भागों में हम इसे बांट सकते हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य। तो राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हुए? वे राज्य जिनका लिंगानुपात 940 से अधिक है। किसको शामिल करेंगे बेटा इस श्रेणी में? जिनका लिंगानुपात 940 से अधिक है। राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे अधिक लिंगानुपात जिस राज्य का है उसका नाम लिख देंगे आप केरल। क्या लिखेंगे? केरल। सबसे अधिक लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के आधार पर हम अध्ययन कर रहे हैं 1084। कितना हुआ? सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो गया? जिसका लिंगानुपात कितना हुआ बेटा? 1084। भारत का एकमात्र राज्य कहा जाता है जिसका लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल पाया जाता है। अनुकूल का मतलब समझ रहे क्या है? जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज्यादा है वो तो लिंगानुपात हुआ स्त्रियों के अनुकूल, और जहां पुरुष ज्यादा है महिलाएं कम है वो पुरुषों के अनुकूल होगा, महिलाओं के क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा। तो प्रश्न आ जाए जैसे भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका लिंगानुपात महिलाओं के अनुकूल मिलता है, तो क्या नाम लिखेंगे आप? केरल। दूसरे स्थान पर आता है बेटा तमिलनाडु। तमिलनाडु का लिंगानुपात 9 से 95 है, राष्ट्रीय औसत से अधिक है, लेकिन महिलाओं के अनुकूल होगा क्या? है नहीं होगा, पुरुष यहाँ भी आज भी ज्यादा है। दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य हो गया बेटा? तमिलनाडु। और तीसरे पर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात है 9 से 92। तो 3 राज्य हो गए राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले। कौन कौन से? केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। यदि पूछ लिया जाए ऐसे कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, या पूछ ले सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात जिस केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत मिलता है वो आता है पांडिचेरी और दूसरा आता है लक्षद्वीप। पांडिचेरी का जो लिंगानुपात है वो है बेटा 1031। कितना हुआ बेटा? 1031। और लक्षद्वीप का लिंगानुपात? लक्षद्वीप का है 945। तो दोनों बातें क्लियर हो गई हमारी। नंबर 1 तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हो गए? केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश।
सबसे अधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी और कौन सी जनगणना के आधार पर? 2011 की जनगणना के आधार। तो पहला भाग क्लियर हुआ, लिंगानुपात के आधार पर बांट रहे राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य। दूसरा आता है राष्ट्रीय औसत से कम लिंगानुपात वाले राज्य। इस श्रेणी के अंतर्गत उन सभी राज्यों को शामिल किया जाता है जिनका लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत 940 से कम है। तो ऐसे कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है? तो इनमें सबसे कम लिंगानुपात वाला भारत का जो राज्य आप लिखेंगे वो होगा बेटा हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का हुआ? हरियाणा का। कितना है? 877, यानी 1000 तो पुरुष है और महिलाओं की संख्या कितनी हो गई? 877। दूसरे स्थान पर आता है जम्मू कश्मीर का लिंगानुपात है बेटा 883। तो सबसे कम लिंगानुपात वाले दो राज्य हो गए कौन कौन से? हरियाणा और जम्मू कश्मीर। यदि आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका लिंगानुपात कम है? एक तो आता है बेटा दमन व दीव, और दूसरा है दादर नागर हवेली। दमन द्वीप का जो लिंगानुपात है वो है बेटा 600 और दादर नगर हवेली का 700। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हुआ? सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य? सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश? कोई दिक्कत आएगी? तो दो भागों में बांट दिया, किसके आधार पर? लिंगानुपात के आधार पर। टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दिक्कत तो नहीं आएगी, बता सकते हैं आराम से। तो ये स्थिति है भारत के लिंगानुपात की। आगे हम अध्ययन करते हैं क्या है स्थिति कम आयु वर्ग के अंतर्गत। तो भारत के 2001 से 2011 की जनगणना के आधार पर जब हम लिंगानुपात का मूल्यांकन करते हैं तो देखिए 3 बड़े राज्य हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं, जैसे कि बिहार, जम्मू कश्मीर और गुजरात। कौन कौन से बेटा? बिहार, जम्मू कश्मीर और गुजरात। केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो उनमें कौन सा आता है? दमन व दीव, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप। ये ऐसे राज्य हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके लिंगानुपात में 2001 से 2011 की जनगणना के मध्य कमी आई है या कमी दर्ज की गई है। तो प्रश्न क्या हो जाएगा? 2001 से 2011 की जनगणना के अंतर्गत भारत के कौन से राज्यों के लिंगानुपात में कमी दर्ज की गई है? तो राज्य कौन से हो जाएंगे? बिहार, जम्मू कश्मीर, गुजरात। और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत में लिंगानुपात कम होने के कारण क्या रहे हैं? यदि आपसे 2 या 4 कारण पूछ लिए जाए भारत में लिंगानुपात कम होने के कारण बताइए, तो सबसे पहला कारण लिखेंगे, पहला है लड़कों को प्राथमिकता। नंबर 1 हेडिंग क्या लेंगे आप? लड़कों को प्राथमिकता। भारतीय समाज के अंतर्गत लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है जन्म से ही।
लड़कों को हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाती है, लड़कियों के साथ उपेक्षित व्यवहार किया जाता है, क्योंकि हमारे समाज के अंतर्गत एक परंपरा बन गई है कि लड़के का जन्म होना बहुत ही जरूरी होता है, अनिवार्य मानते हैं। और इसके चलते हुए जन्म से पहले ही बच्चे का लिंग परीक्षण कराते हैं और लड़की होती है तो उसकी भ्रूण में ही हत्या करवा दी जाती है, जिसके चलते लगातार लिंगानुपात घट रहा है। दूसरा कारण बाल विवाह। बाल विवाह की बात करते हैं। भारत में कम उम्र में ही लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है, जिसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। छोटी उम्र में ही उन पर अनेक जिम्मेदारियां आ जाती हैं, उनको वो नहीं निभा पाती, मातृत्व का भार उन पर आता है, परिवार का भार उन पर आता है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य पर इसका सीधा प्रभाव दिखाई देता है। कुछ महिलाएं तो बच्चे के जन्म से पहले ही क्या बेटा अपने प्राण त्याग देती हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है प्रसव काल में। इस वजह से लगातार महिलाओं की संख्या घटी है। तीसरा कारण महिलाओं की आर्थिक परतंत्रता। भारतीय समाज में महिलाओं के साथ उपेक्षित व्यवहार किया जाता है, उन्हें पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त नहीं है। अपने खर्चों को चलाने के लिए महिलाओं को पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है। जब भी कोई काम होता है महिलाओं का तो बेटा वो किससे पैसे लेती हैं? पुरुषों से। इतनी स्वतंत्र नहीं है कि अपनी आवश्यकताओं के लिए उनके पास पैसा हो, उसका वो उपयोग कर सकें। बहुत कम महिलाएं होती हैं। यदि परिवार में गरीबी है तो महिलाएं आर्थिक संकट से गुजरती रहती है, वो चिंतनशील हो जाती हैं, ज़्यादा सोचने लगती हैं और उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव दिखाई देता है। देता है नहीं देता है? किसी परिवार में गरीबी आ जाए, घर की जरूरी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती, ऐसे में महिलाओं के लिए वो चिंतनीय सोचनीय विषय बन जाता है। वो परेशान रहती हैं। क्या रहती हैं भैया? तो इसके चलते कुछ महिलाओं की क्या हो जाती है बेटा, स्वास्थ्य खराब होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, जीवन प्रत्याशा लगातार उनकी कम होती है। बालिका शिक्षा का अभाव। आपने देखा होगा स्कूली स्तर की शिक्षा की हम जब बात करते हैं 10वीं 12वीं तक, तो लड़कियां लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं। औसत परिणाम भी लड़कियों का अच्छा होता है, लड़कों का कम आता है लड़कियों की तुलना में। और यदि मेरिट लिस्ट की बात की जाए तो उसमें लड़कियां ही ज़्यादा होती हैं, लड़के कम होते हैं। लेकिन आगे की जो शिक्षा होती है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अधिकांश लड़कियों के लिए उन्हें घर से बाहर सुरक्षित नहीं समझा जाता है, लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। क्यों? अधिकांश माता पिता की सोच होती है कि यदि लड़के पर पूंजी खर्च की जाए, व्यय किया जाए, तो आगे जाकर के वो परिवार के आर्थिक विकास में सहायता करेगा, लड़की नहीं करेगी, ऐसी सोच होती है। क्यों? लड़की यदि सर्विस में लग जाती है, उसकी शादी करनी होती है, इसके बाद वो आपके परिवार में तो कोई ऐसा नहीं है कि आर्थिक सहयोग कर रही हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा अधिकांश लोग सोचते हैं। सोचते हैं कि नहीं सोचते? तो उनके साथ शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है। वो अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं हो पाती।
आत्मनिर्भर बनने में वो सफल नहीं होती हैं, पुरुषों पर उन्हें निर्भर रहना पड़ता है और उनका आर्थिक शोषण किया जाता है। क्या किया जाता है? तो ये प्रमुख कारण हुए किसके बेटा? लिंगानुपात कम होने के। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आयु जनसंख्या संरचना के अंतर्गत आयु संरचना। आयु संरचना का किसी भी देश की जनसंख्या में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। आयु संरचना का महत्व क्या है? तो बेटा आयु संरचना की परिभाषा सुनेंगे आप। किसी देश की कुल जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या का अनुपात आयु संरचना कहलाता है। सपोज करते हैं भारत की कुल जनसंख्या है 121.01 करोड़ है। इसमें विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या निकाली जाएगी और उनका अनुपात देखा जाएगा किस आयु वर्ग में कितना प्रतिशत जनसंख्या है, और यही क्या कहलाया? आयु संरचना। आयु संरचना का अध्ययन जरूरी क्यों होता है? आयु संरचना से हमें पता चलता है कि किसी देश में श्रमजीवी जनसंख्या कितनी है। कौन सी जनसंख्या के बारे में जानकारी मिलती है? श्रमजीवी जनसंख्या कितनी है और आश्रित जनसंख्या कितनी है। यदि आयु संरचना का अध्ययन नहीं किया तो हमें पता नहीं चलेगा श्रमजीवी और आश्रित जनसंख्या का अनुपात क्या है। इसके साथ साथ यह भी देखा जाता है कि दीर्घ आयु वर्ग में जनसंख्या कितनी है। इन तीनों की जानकारी यदि प्राप्त करनी है तो किसका अध्ययन करना पड़ेगा? आयु संरचना का। और इसी आधार पर किसी भी देश के विकास का हम अनुमान लगा सकते हैं या फिर विकास के लिए योजना बनाने के लिए इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। भविष्य में यदि हम विकास करना चाहते हैं अपने देश का तो उसके लिए आयु संरचना का अध्ययन बहुत जरूरी है। देखना पड़ेगा आश्रित, श्रमजीवी और वृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। यदि देखिए दो वर्ग जो है ना, एक आश्रित वर्ग में जो आते हैं ना बाल आयु वर्ग, और एक आता है वृद्ध आयु वर्ग। ये दोनों वर्ग कौन से हुए? आश्रित हुए। प्रौढ़ आयु वर्ग आता है श्रमजीवी जनसंख्या में, यानी आजीविका का कार्य करता है ये वर्ग। तो जिस देश के अंतर्गत प्रौढ़ आयु वर्ग का प्रतिशत अधिक है, श्रम और आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? कम है, उस देश का आर्थिक विकास अधिक होता है, अर्थात कमाने वाले अधिक होते हैं और उन पर निर्भर रहने वालों की संख्या कम होती है। और जिस देश में बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग अधिक है, प्रौढ़ आयु वर्ग का प्रतिशत कम है, वहां यानी कि आर्थिक विकास धीमी गति से होगा। कैसे होगा? इसलिए जनसंख्या संरचना का अध्ययन हम करते हैं। तो भारत की जनसंख्या को आयु संरचना के आधार पर बांट दिया है 3 भागों में। समझ में आ गया होगा कौन कौन से भाग कर देंगे आप? नंबर 1 बाल आयु वर्ग, नंबर 2 प्रौढ़ आयु वर्ग और नंबर 3 वृद्ध आयु वर्ग। कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। बाल आयु वर्ग में जो जनसंख्या शामिल की जाती है वो होती है बेटा जन्म से लेकर के 15 वर्ष। कितने वर्ष तक की? और प्रौढ़ आयु वर्ग में जो जनसंख्या शामिल की जाती है 15 से लेकर के 55 वर्ष। कितने वर्ष है बेटा? 15 से 55। और वृद्ध आयु वर्ग में 60 से अधिक। इसको 15 से 60 भी लिख सकते हैं आप। कितना लिख सकते हैं?
3 वर्गों में विभाजित कर दिया। अब प्रत्येक वर्ग में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, इससे की हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो नंबर 1 हमने ले लिया बेटा बाल आयु वर्ग। कौन सा? तो 2011 की जो जनगणना है, इस जनगणना के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत के अंतर्गत किशोर आयु वर्ग, जिसको कहा जाता है 0 से 15 वर्ष, बाल आयु वर्ग भी कह सकते हैं, और इससे क्या कह सकते हैं, इसका जो प्रतिशत है 2011 के आधार से बता रहा हूं मैं, 2001 का नहीं है, 2011 के आधार पर 29.5% जनसंख्या किशोर या बाल आयु वर्ग में आती है, जो काफी अधिक है। 29.5% जनसंख्या जन्म से लेकर 15 वर्ष की है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होगी। अभी तो होगी कि नहीं होगी भाई? आश्रित है ये वर्ग। कैसा है? और इसी में देखा जाए प्रौढ़ आयु वर्ग का जो प्रतिशत है, कौन से वर्ग का बेटा? प्रौढ़ आयु वर्ग में जो आते हैं बेटा, उनका 2011 के आधार पर कितनी जनसंख्या प्रौढ़ आयु वर्ग में आती है भारत की? 62.5% जनसंख्या प्रौढ़ आयु वर्ग में है भारत की। और वृद्ध आयु वर्ग के अंतर्गत मात्र 8.8% ये शायद 8.4% जनसंख्या कौन से वर्ग में आती है? वृद्ध आयु वर्ग में। तो भारत में आश्रित वर्ग की तुलना में श्रमजीवी जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। भारत का भविष्य उज्जवल बताया जाता है। भारत आर्थिक विकास तेजी से करेगा। इसे यंग इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? युवा भारत। क्यों कहा गया? इन्हीं आंकड़ों के आधार पर युवा भारत कहा जाता है, क्योंकि 2011 की जनगणना बताती है कि भारत में युवा वर्ग का प्रतिशत अधिक है और आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत कम है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता बन गई बेटा बाल आयु वर्ग। इसमें 29.5 है, यानी कि भारत की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है? एक चिंता का विषय है। तो भारत की जनसंख्या का यदि देखते हैं, सिद्धांत है एक जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, शायद आपने नहीं पढ़ा है। क्या होता है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत? सुनिए। जब भी किसी देश की जनसंख्या ग्रामीण, अशिक्षित और बेरोजगारी अवस्था से ऊपर उठ करके, यानी ग्रामीण होती है, अशिक्षित है और बेरोजगार है, खेतीहर कह सकते हैं उसे, यानी कि खेती का कार्य करती है, इस अवस्था से जब किसी देश की जनसंख्या ऊपर उठती है और वो कैसी हो जाती है? नगरीय, शिक्षित और रोजगार में लग जाती है। तो यह जो परिवर्तन होता है एक साथ तो होगा नहीं, धीरे धीरे सीढ़ीदार होगा, अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। और इन अवस्थाओं के समूह को ही जनांकीय चक्र या जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहा जाता है। महत्वपूर्ण होता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्यों किया जाता है, किस लिए करते हैं? किसी भी देश की वर्तमान जनसंख्या तथा भविष्य की जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। वर्तमान जनसंख्या का अध्ययन कर लेंगे और भविष्य की जनसंख्या का क्या लगा लेंगे? पूर्वानुमान। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं होती हैं 5। कितनी अवस्थाएं? 5। और भारत यदि पूछ लिया जाए जनांकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था से गुजर रहा है, तो क्या आंसर लिखेंगे बेटा? तृतीय अवस्था। कौन सी अवस्था से गुजर रहा है भारत? तृतीय अवस्था से गुजर रहा है। कैसा है भारत का जनसंख्या पिरामिड? भारत का जनसंख्या जो पिरामिड है एक शंकु के आकार का है। कैसा है बेटा?
जिसका आधार चौड़ा है और शीर्ष सकरा है। यानी कि बाल आयु वर्ग में जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं उनकी संख्या कम होती चली, क्योंकि वृद्ध आयु वर्ग में तो कितनी रह गई? 8 पॉइंट। एक घंटी के आकार का, शंकु के आकार का पिरामिड है भारतीय जनसंख्या का। बता देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो ये भारतीय जनसंख्या देखते हैं कि जन्म से लेकर 15 में 29.5% जनसंख्या है, यानी कि उसका आधार चौड़ा हुआ, और वृद्ध आयु वर्ग में 8.4 है, शीर्ष कैसा हुआ? सकरा हुआ। आकृति कैसी हो गई? शंकु की भांति। कैसी हो जाती है? भारत की जो युवा जनसंख्या बताई जाती है बेटा 2011 के अनुसार, कौन सी बेटा? युवा जनसंख्या का प्रतिशत 33 है। कितना है बेटा? 33% जनसंख्या कैसी है भारत की? युवा है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जन्म से लेकर 6 वर्ष में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रतिशत कितना मिलता है, तो इसमें भारत की कुल जनसंख्या जो मिलती है बेटा, वो मिलती है 15,87,8287 है। अधिक जनसंख्या इसके अंतर्गत पाई जाती है। यदि 2001 और 2011 के बीच यदि बाल आयु वर्ग के प्रतिशत में वृद्धि पूछ लेता है तो आप कितना बताएंगे? 3.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। कैसी है बेटा? ये नकारात्मक वृद्धि है। जनसंख्या यदि देखी जाए बाल आयु वर्ग में, प्रश्न आ जाए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कौन से राज्य में बाल आयु वर्ग की जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है, तो वो राज्य लिखेंगे बेटा कौन सा? उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक बाल आयु वर्ग की जनसंख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। दूसरे स्थान पर कौन सा आता है? बिहार। 2 राज्य हो गए बाल आयु वर्ग की जनसंख्या वाले। कौन कौन से? सबसे अधिक है इनके अंतर्गत। और कम की बात करते हैं, बाल जनसंख्या का प्रतिशत यदि निकालना है तो सबसे ज्यादा कौन से राज्य में मिलेगा? मेघालय। मेघालय में बाल आयु वर्ग का परसेंट है कितना भाई? 18.75%। सबसे अधिक बाल आयु वर्ग कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। 18.75% है। दूसरे स्थान पर जो राज्य आता है उसका नाम है बिहार। बिहार में 17. तो 2 हो जाते हैं महत्वपूर्ण राज्य हैं। अब बात करते हैं गोवा के अंतर्गत कितना है बाल आयु वर्ग का प्रतिशत? 9. यदि तमिलनाडु का पूछता है तो 9.56। ये दोनों टॉपिक आपके क्लियर हुए? कोई दिक्कत है क्या? वहां से करेंगे बेटा, यहाँ से होगा।